स्वागत है आपका। राजीव शर्मा आपके साथ हूं मैं। देश का सवाल लेकर देश में कोरोना संक्रमण के चलते दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई शहरों के सैकड़ों अस्पतालों में बेड नहीं है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। शमशान और कब्रिस्तान शवों से पटे हुए हैं। इसके बावजूद सियासी स्तर पर एक खामोशी है। कोरोना को लेकर आम लोगों को राहत दिलाने के ध्वस्त सरकारी दावों और सिस्टम पर कोई बोलने को तैयार नहीं। जनता दर बदर भटक रही और मदद की गुहार लगा रही, लेकिन मदद नदारद है या यूं कहें बहुत कम। सियासी नुमाइंदे कहीं खो गए मालूम होते हैं। ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ कोहराम है। मरीजों के साथ अस्पताल भी ऑक्सीजन के लिए करा रहे हैं। देश के कई अस्पतालों में लोग कोरोना से बीमार होने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मौत का शिकार हो रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कई शहरों और हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देश में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हम देश के मशहूर डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे दर्शक जो कोरोना संकट में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी के मन में कोई सवाल है तो उनके भी फोन कॉल्स हम लेंगे और लेने की पूरी कोशिश में हैं। लेकिन उससे पहले हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्योगपतियों को चिट्ठी लिख दी है। अंबानी, बिरला, टाटा समेत कई उद्योगपतियों को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर इन उद्योगपतियों से मदद मांगी गई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तमाम अलग अलग मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई किए जाने का अनुरोध किया था और अब उन्होंने उद्योगपतियों को भी ये चिट्ठी लिखी है ताकि उद्योगपति दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में या तो सप्लाई बहाल करें अपने स्तर पर या दिल्ली में कुछ इस तरह की सुविधा करें कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन की कमी न हो। रिलायंस समूह को लिखा है, बिरला समूह को लिखा है, टाटा को लिखा है। तमाम बड़े उद्योगपतियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। उधर राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा भी दिया गया। दिल्ली में लॉकडाउन और ऑक्सीजन संकट को लेकर क्या कहा सीएम केजरीवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है। कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, अस्पताल ऑक्सीजन संकट पर बेवजह अलार्म बजाने से बचें, बेवजह अलार्म ना बजाएं। ऐसा करने से जरूरतमंदों को दिक्कत हो रही है और इसके चलते एक डर का माहौल भी फैल रहा है। अस्पताल बचें किसी तरह का बेवजह अलार्म बजाने से ऑक्सीजन संकट को लेकर। 8 से 9 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भी अभी भी 23 से 24 हजार से ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख के करीबन केसेस अभी भी पूरे देश भर में रिकॉर्ड हो रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली में अब लॉकडाउन की स्थिति जो है वो अब दोबारा एक्सटेंड की गई है। एक हफ्ते एक्स्ट्रा लॉकडाउन दिल्ली में अब लगाई गई है और इसका कारण यही कि दिल्ली में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किल्लत महसूस हो रही है, चाहे ऑक्सीजन हो, बेड्स हो या दवाइयां हो। और इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो भी अब पूरी तरीके से जोर शोर में चल रही है और वैक्सीनेशन की कमी जो है अब वो उसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारे और इंस्टीट्यूट अब इसमें जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि उनको बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो फोन करके उनसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं, पर उन हॉस्पिटलों के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो अननेसेसरी पैनिक ना क्रिएट हो, ये बोलने के लिए ये उन्होंने अपील किया है मनीष सिसोदिया ने और कहा है
कि इस तरीके का कोई भी अननेसेसरी पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि जिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की एक्चुअली ज़रूरत है उन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अब पहुंचना चाहिए। इसके अलावा राधा स्वामी 20 में अब 1000 बेड की एक फैसिलिटी कोविड की खुल चुकी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा दिल्ली के कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए जो अभी तक बिना बेड से जूझ रहे थे। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आदित्य नायर की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि क्या हालात हैं दिल्ली में। वहीं पिछले 3 दिनों से दिल्ली में 24,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही, इसकी वजह से एक हफ्ते के लिए लगे लॉकडाउन को फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। पूरी जानकारी इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल गौतम के जरिए। महामारी के चलते लगभग ध्वस्त हो चुकी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ये फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ाया जाएगा। यानी फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा सुबह 5 बजे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के अंदर इस वक्त क्यों स्थिति है वो बहुत ही मुश्किल हालातों में है और इस वजह से उनके पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी वजह यह है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन की जरूरत है ऑक्सीजन की हर रोज, लेकिन रोजाना जो सप्लाई हो रही है वो सिर्फ 330 मीट्रिक टन की सप्लाई हो रही है। यानी एक बहुत बड़ा गैप है ऑक्सीजन को लेकर, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि तमाम अस्पताल चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो वो ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है जो लॉज हैं वो सेम रहेंगे। दिल्ली के अंदर मॉल, स्कूल, कॉलेजेस के सब बंद रहेंगे और केवल एसेंशियल सर्विसेज यानी केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट होगी कि वो काम कर सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इन्हांस करने, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो आगे आए, मदद करे और जो ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली के अंदर हो रही है उसको भी संभालने में मदद करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पिछले 1 सालों से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार क्या कर रहे थे और क्यों नहीं दिल्ली के अंदर बेड्स बढ़ाए गए, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको इम्प्रूव किया गया। क्योंकि क्या अब एकमात्र जो विकल्प है वो लॉकडाउन ही बचता है, क्योंकि अब इसके बाद से कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी बढ़ गया है। मैं राहुल गौतम दिल्ली से विजय अविनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज के लिए। 01161362114 एक बार फिर 01161362114। जी हाँ, हमारी कोविड हेल्पलाइन या कोविड ओपीडी का ये नंबर है। अगर आप अपने घर में हैं, परेशान हैं, किसी तरह के डर में हैं, भय में हैं कोरोना या कोविड-19 को लेकर, तो आप अपने सवाल इस नंबर पर मिलाकर विशेषज्ञों से, डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं और किसी भी भय, किसी भी आशंका से बाहर निकल सकते हैं, सही सलाह पा सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त देश का सवाल में 2 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनील राणा जुड़ेंगे, विशेषज्ञ हैं अपने क्षेत्र के, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं सीनियर फिजिशियन के तौर पर। जब तक डॉक्टर सुनील राणा जुड़ते हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन है। आप सबसे पहले फिजिशियन का रुख करता है कोई भी शख्स जिसको शुरुआती तौर पर सिम्टम्स आते हैं। अभी के हालात में जो आंकड़े हैं डॉक्टर स्वाति, और जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से वायरस म्यूटेट होकर असर कर रहा है, अभी के हालात को आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या हम एक पीक की तरफ अभी बढ़ रहे हैं या अब हम उम्मीद करें कि वो पीक धीरे धीरे अप डाउन होना शुरू होगा? देखिए, अगर फिलहाल की सिचुएशन को हम देखें तो पॉजिटिविटी रेट अभी बहुत ज्यादा है, यानी कि एक व्यक्ति कई सारे और लोगों को संक्रमित कर रहा है और इसी वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि हर रोज हम एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं राजीव जी। और यही परेशानी अभी सामने खड़ी हुई है कि हमें लग रहा है कि पीक पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं। आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि अभी हम पीक पर पहुंचेंगे और वो कितनी बड़ी होगी, एक दिन में कितने मामले सामने आएंगे, ऐसा कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। और भारत में जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि लहर जो है कोरोना की वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंच रही है। देखिए, महाराष्ट्र में हमने शुरुआत में देखा कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। अच्छी बात यह है कि पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा ठहराव महाराष्ट्र में इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप बात करें दिल्ली की, अगर आप बात करें यूपी की, अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो कर्नाटका की, तो ये ऐसे प्रदेश हैं जहां इस वक्त तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि हमारी पीक कहाँ होगी। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां
संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है, लेकिन अगर कोरोना की दस्तक वहां भी पड़ी, अगर ये स्ट्रेन वहां भी पहुंचे, तो हम वहां से भी बहुत ज्यादा उछाल नंबरों में देख सकते हैं। इसलिए अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए सब लोगों को अपने ऊपर खुद एक जनता कर्फ्यू लगाने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि पहले जब हम देखते थे वेव में कि लोग कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने के बाद भी बच जाते थे, उन्हें संक्रमण नहीं होता था, लेकिन इस बार हम ऐसा देख रहे हैं कि थोड़े मिनट के कांटेक्ट से ही, और ये भी नहीं पता चल पा रहा है अब, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है, कि आप किसके संपर्क में आए हैं, कहाँ आपको ऐसा कांटेक्ट हुआ कि आपको कोरोना का संक्रमण हुआ। तो इस बार हम जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो इस वजह से आप पूरे परिवारों को पॉजिटिव देख रहे हैं, बच्चों को, यंगस्टर्स को, बड़े बुजुर्गों को। तो कोई भी वर्ग ऐसा इस बार नहीं है जो कि कोरोना संक्रमण से अछूता रहा हो या जहां हमने इसका बहुत ज्यादा संक्रमण ना देखा हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुद ही एहतियात बरतें, हम खुद ही अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, ताकि हम इस संक्रमण की चेन को, ब्रेक द चेन जो है वो कर पाए और हम ये संक्रमण को और तेजी से ना फैलाए। देखिए, जब वीकेंड कर्फ्यू लगता है तब लोग 2 दिन घर में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही खुलता है फिर से आप देखते हैं कि बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत सारे लोग बाहर निकल आते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं जैसे कि कोरोना यहाँ फैला हुआ है। तो ये जो एक लापरवाही है, ये कम से कम अब तो समझनी बहुत ही जरूरी हो गई है। जब आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फंसने से अच्छा है कि आज हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसी की तरफ अगर ना जाएं तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले सकते हैं और मंजर जो है ये और भी ज्यादा बदतर हो सकता है अगर हम लोगों ने भी अपने कदम नहीं रोके और सरकार ने अपने कदम तेज नहीं करे, अगर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को और ज्यादा नहीं बढ़ाया, तो हम और भी ज्यादा मुसीबतें सामने आती हुई देख सकते हैं। और भी ज्यादा मुसीबतें हम देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को किसी तरह से डराना नहीं चाहते। वरिष्ठ डॉक्टरों के जरिए हम आपको उस गंभीरता का एहसास कराना चाहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल केवल लिखावटी बात नहीं है, उसको अमल में लाना जरूरी हो गया है। दर्शकों, इस बात को समझिए, इस गंभीरता को समझिए। डॉक्टर सुनील राणा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और आप लोग के तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। आपको नंबर मैंने पहले ही बता दिया, उस नंबर पर संपर्क करें 01161362114। डॉक्टर सुनील राणा, जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं स्वास्थ्य क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन तमाम चीजों को समझना थोड़ा बहुत मैं देख पा रहा हूं और मैं ये समझ पा रहा हूं कि मार्च के बाद से आंकड़े बढ़े, मार्च के बाद से अप्रैल में आने पर आंकड़े बढ़ने का मैं जो देख पा रहा हूं वो कहीं बहुत संधि काल से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है। सर्दी का मौसम जा रहा था, गर्मी का मौसम आ रहा था, तो इसमें इस बीच में क्या इसके चलते इस वायरस ने जो म्यूटेंट है उसको क्या एक बहुत फेमिलियर माहौल मिला, उसके चलते ये फैला और आगे आने वाली गर्मी में क्या हम इस कर्व को डाउन होता देख सकेंगे? क्या ये एक वजह हो सकती है? पहले तो धन्यवाद मेरे को इस शो पे बुलाने के लिए। तो आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये नंबर्स इतने बड़े क्यों हैं। अगर आप पिछले साल का देखें, पिछले साल 2020 में क्या हुआ, तो 2020 में अगर आप मार्च से लेकर सितंबर तक देखेंगे तो मार्च से लेकर सितंबर तक केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और सितंबर के मिडल में हमारी पीक हुई। सितंबर पर मिडल तक हमारे देश में 2-3 चीजें हो रही थी जिनकी वजह से ये पीक हमने इतनी देर तक सस्टेन कर पाया या स्लो पीक जो बढ़ी। उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हमने इनिशियली जब नंबर्स हमारे बहुत कम थे, हमारे पास सिर्फ 500 के नंबर्स थे मार्च में, तो हमने एक लॉकडाउन लगा लिया था और उसके बाद थ्रू आउट द कंट्री परसिस्टेंटली हम रेस्ट्रिक्शंस को यूज करते रहे। ट्रैवल को लेकर हम थोड़े संजीदा रहे कि ट्रैवल बहुत ज्यादा ना करें, प्लस हमने साथ साथ में कैपेसिटीज को भी बिल्ड करते गए, चाहे वो हमने टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, आइसोलेशन की बढ़ाई, क्वारंटाइन की बढ़ाई, ये सब चीजें हमने साथ साथ की। मतलब हमने एक तरह से नहीं जंग लड़ी, हमने मल्टीपल लड़ाइयां लड़ी और हमने केसेस को स्प्रेड आउट किया ताकि वो सितंबर तक आते आते पीक कर गए और उसके बाद फॉल कर गए। फॉल होने का वजह सिंपली ये था कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस लागू थे, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, वर्क प्लेसेस में लोग कम जा रहे थे, जो भी जा रहे थे वो सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे थे। अब सितंबर के बाद क्या होने लगा, सितंबर के बाद स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, वर्क प्लेसेस थोड़े और खुलने लगे और एक सिस्टम जो है, जो हमारे पॉपुलेशन का सिस्टम था, उसमें यंगस्टर्स जो स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, वर्क प्लेस गोइंग थे, वो सारे के सारे सिस्टम में आ गए। जो पहले घर के अंदर थे वो बाहर आ गए। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो यंगस्टर्स होते हैं, चाहे वो एडोलेसेंट्स है या अर्ली एडल्ट्स होते हैं, ये थोड़े से रिस्क टेकिंग होते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू जो एडल्ट्स होते हैं या ओल्डर पीपल होते हैं।
तो इनका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जो होना चाहिए था, वो उतना अच्छा नहीं था जितना पहले लोगों का हुआ करता था। तो एक कॉम्प्रोमाइज हमारा जो हुआ वो हुआ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। साथ साथ क्या हुआ, जब भी वायरस आता है और वायरस अपने जो भी नया वायरस आता है वो अपने वल्नरेबल्स को आइडेंटिफाई करता है। कहने का मतलब है कि वो दिखता है कि सबसे ज्यादा कौन इस पॉपुलेशन में मैं किसको इफेक्ट कर सकता हूं। कमजोर कड़ी कौन? डॉक्टर मैं समझ पा रहा हूं आपके शब्दों को आसान रूप में कि कमजोर कड़ी कौन वायरस वो पहचान रहा है। मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा डॉक्टर सुनील राणा और यहीं से कनेक्ट करेंगे हम आपकी बात। इस बीच मेरे साथ एक गेस्ट, एक कॉलर जुड़ गए हैं, श्याम जी गुप्ता आगरा से जुड़ गए हैं। बिना किसी देरी के सीधा अपना सवाल पूछिए श्याम जी गुप्ता जी। हेलो, मैं 80 साल का हूँ। 22 मार्च को मुझे कोविशील्ड का इंजेक्शन लगा था। 22 को ड्यू था, लेकिन अब वो कहीं भी मिल नहीं रहा है। किसी भी अस्पताल में या किसी भी जगह वो मुश्किल हो रही है लगना। तो ये कब तक हम रोक सकते हैं, या लगवाएं या न लगवाएं? दैट्स द क्वेश्चन। बहुत जेन्युइन सवाल है इनका, और ये कहीं बहुत वैक्सीन का जो मैनेजमेंट है उस पर सवाल उठाता है। मेरे एक्सपर्ट इस वैक्सीन मैनेजमेंट पर तो शायद जवाब न दे पाए, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है और इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकार के तमाम विभागों और आगरा में मौजूद जो प्रशासन है उसे बताना चाहेंगे कि 80 साल का बुजुर्ग अपनी दूसरी वैक्सीन की डोज के लिए इंतजार कर रहा है। कोविशील्ड की पहली वैक्सीन की डोज लगी है, उसे दूसरी डोज नहीं मिल रही है। श्याम जी गुप्ता नाम है आप उनका। आगरा प्रशासन, अगर आप उनकी मदद कर सकें तो जरूर कीजिए। 80 साल की उम्र है। लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ऐसे लोग जो इतनी उम्र में हैं, वरिष्ठ हैं, काफी बुजुर्ग हैं, और अगर उनको दूसरी वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है और वो भी किसी प्रशासनिक कारण से नहीं मिल पा रही है, इस दौर में अपने को बचाने के लिए वो लोग क्या करें? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं जो आपके कॉलर हैं उनसे कहना चाहूंगी कि परेशान नहीं हो। अगर 1-2 हफ्ते का गैप और हो जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। फिर भी आपके शरीर में उतनी ही एंटीबॉडीज बनेगी और आपको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स वैक्सीन का आएगा। तो बहुत ज्यादा हताश इस बात से नहीं हो, थोड़ा इंतजार करें। दूसरी बात जरूर ये कहूंगी कि क्योंकि आप उम्र दराज हैं और ऐसे लोगों में हमने कोरोना जो है ज्यादा घातक होते देखा है और ज्यादा परेशानियां देखी हैं, इसलिए पहली बात तो बहुत अच्छा काम इन्होंने करा कि इन्होंने वैक्सीन ली ताकि खुद को ये सुरक्षित कर सके। और ऐसे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि वो सुरक्षित हो सके और उन्हें अगर कोरोना का संक्रमण हो तो वो ज्यादा घातक नहीं हो। दूसरी बात ये जरूर है कि आपको मास्क लगाना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट डोज लगवा ली है तो भी ये नहीं मान के चलिए कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, तो भी आपको डबल मास्क का इस्तेमाल करना है। जब आप बाहर निकले आपको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। और कुछ लंग एक्सरसाइजेस जरूर घर में करिए जिससे कि आपकी लंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और आपको कोरोना संक्रमित। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे मैं खास तौर पर आपको इसी प्रोग्राम के एक हिस्से में वो वक्त दूंगा जब आप लंग एक्सरसाइज मेरे दर्शकों को समझाएं, करके भी दिखा दें। श्याम जी गुप्ता जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 डोज ले ली है तो अभी भी 2 हफ्ते का वक्त है। लेकिन एक बार फिर आगरा प्रशासन को कहेंगे, श्याम जी गुप्ता 80 साल की उम्र है, हमारे फोन पर आए हैं आगरा से और उनको दूसरी डोज की जरूरत है, कृपया उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराएं। उम्र ज्यादा है उनकी। मेरे साथ इस वक्त रघुवीर सिंह पालम से जुड़ गए अपने सवाल के साथ। रघुवीर सिंह, पूछे। नमस्कार सर। सर, मेरा अपना क्वेश्चन 2 है। एक तो अपना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 29 तारीख को मेरी सेकंड डोज लगनी है वैक्सीन की जी। तो अब जबकि इतना ज्यादा महामारी फैली हुई है, ऐसे में हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे भाई के अभी कोविड से ठीक हो गया है वो, लेकिन उसकी जो चेस्ट सीटी आई है उसके अंदर लिखा हुआ है वर्टिब्रल हीमेंजियोमा सीन इन D5 वर्टिब्रल बॉडी, और दूसरा उसमें लिखा हुआ है फ्यू स्मॉल सब सेंटीमीट्रिक मीडिया स्टेनिनल लिम्फ नोड सीन। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोरोना की वजह से है? चलिए ठीक है। मैं दोनों सवालों के जवाब लूंगा। डॉक्टर सुनील राणा, आपने सुना होगा रघुवीर जी को पालम से। पहला सवाल तो उनका यह था कि 29 तारीख को उन्होंने डोज ली। अब जब मामले बढ़ गए, क्या उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? थोड़ी सी उहापोह है। दूसरा सवाल थोड़ा मेडिकल टर्म्स में था, ज्यादा बेहतर आप समझते होंगे, जवाब दीजिए डॉक्टर सुनील राणा।
जी, पहला जो प्रश्न है उनका वो है कि उनकी जो डोसेज बननी थी 29 तारीख को बननी थी। मैं पिछले जो आपके इससे मिलता जुलता पिछला सवाल भी था, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आज की डेट में हम 6 जो पहले स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे थे, हम 0 और 4 वीक्स का स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। मतलब आज लगाए तो 28 दिन बाद दूसरा लगाइए। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला कि पहले डोज के 6 to 8 वीक्स अब दूसरा डोज लगा सकते हैं। अगर हम इसको 12 वीक्स तक भी स्ट्रेच करें तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लगवा सकते हैं आज की डेट में, जितना जल्दी है, अगर आपका टाइम बन रहा है, आपने 6 वीक्स पूरे कर दिए हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगा लेना चाहिए। तो अगर जैसे इनका 29 तारीख को 6 वीक्स हो रहे थे, तो इनको अपना वैक्सीन लगा लेना चाहिए। 6 to 8 वीक्स अगर हो गए तो इनको अपना वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि हम जितनी जल्दी वैक्सीनेट हो उतना फायदा है हमको इस बीमारी से लड़ने के लिए। ये पहले प्रश्न का उनका उत्तर है। दूसरा जो प्रश्न है उनका, ये जो हेमेंजियोमा को लेकर इनका प्रश्न है, ये कोविड रिलेटेड नहीं, जी, वो कोविड रिलेटेड नहीं होगा, मोस्ट लाइकली किसी और वजह से है। इनको अपने जो इनके रिलेटिव हैं जिनको ये बीमारी है, उनको किसी भी डॉक्टर को दिखा ले। ठीक है डॉक्टर रघुवीर सिंह पालम, आपको डॉक्टर सुनील राणा के जरिए जवाब मिल गया होगा। जल्द से जल्द जाए, अपनी वैक्सीन की डोज लें, उसमें देरी ना करें, किसी भी डर में ना रहें। और दूसरा जो सवाल था वो किसी और वजह से हो सकता है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर सुनील राणा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अपने सवालों के साथ हमारे देश का सवाल में आइए और अपने को किसी से हम आपकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां दिल्ली के LNJP अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद जनों ने हंगामा किया। नोएडा में सांसों पर बड़ा संकट है। बताया जा रहा है कि यहां ज्यादातर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वहीं रेवाड़ी में वक्त पर ऑक्सीजन न मिलने से 5 की मौत हो गई। इसके अलावा कानपुर से भी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां ऑक्सीजन न होने से मरीज तड़पते हुए नजर आए। हर कहीं अव्यवस्था का आलम, उन जरूरतों का इस वक्त बहुत शिद्दत से तलाश जो इन हालात में बहुत जरूरी है किसी भी मरीज के लिए। और अब हम आपको दिल्ली के LNJP अस्पताल की भी हालात बता देते हैं। यहाँ एक कोरोना मरीज महिला को अस्पताल ने लेने से मना कर दिया। महिला ऑटो से अस्पताल आई थी, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से उसे लौटा दिया गया। नाराज लोगों ने हंगामा शुरू किया, लेकिन फिर भी इस महिला को लौटा दिया गया। मेरे फादर इन लॉ आई है, वो एडमिट थे रात को। मेरे फादर इन लॉ को रात को मैं लेके आया भाई साहब यहाँ पर 10 बजे। मैं 8:30 बजे 9:30 बजे ले आया था। 9:30 बजे से लेकर मैं 10:30 बजे तक सर्वाइव करता रहा, बोलता रहा भाई साहब एडमिट कर लो, एडमिट कर लो, एडमिट कर लो। कहते हैं भाई साहब वो गुरु नानक में ले जाओ। एक बार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। मैंने कहा भाई साहब देख तो लो, कुछ बरचूर ने हालत करे मर रहे हैं। मैंने 100 नंबर पे कम से कम 50 बार का फोन करा है, कोई रिस्पांस नहीं मिला। बड़ी घर के अंदर गया हूँ और मैंने कहा भाई साहब कैसे नहीं लोगे, नहीं ली। उसके बाद भाई साहब वो बॉडी गाड़ी में पड़ी रही, मतलब पड़े रहे, उनकी पल्स गिरती रही। इन्होंने आके इन आदमियों ने, एक डॉक्टर के बच्चे ने, किसी ने, एक आदमी, एक डॉक्टर ने अंदर से आके उनकी पल्स चेक नहीं करी। उनको ऑक्सीजन का उसी टाइम सर्वाइव करते तो वो जिंदा होते। आज जिंदा जो मरे हैं वो आदमी वो इनके कारण मरे हैं। मेरे फादर इन लॉ, इन्होंने ऐसा करा ये LNJP वालों ने। ये यहाँ पर जो भी बॉडी आई भाई साहब, किसी का कोई यहाँ पर वो नहीं होगा, ये मैं बता दूं। जब तक आप यहाँ कुछ कोई वो नहीं करेंगे सॉल्यूशन, या कुछ नहीं हो सकता। या जानबूझ के कहते हैं 1500 बेड फुल है, कुछ नहीं है, अंदर खाते सब चल रहे हैं यहाँ। घर में कोई संभालने वाला भी नहीं है, तो ये बच्चे उन्होंने पाल फंस के बड़ा करा, अब ये कौन देखेगा। बिल्कुल केयर नहीं कर रही, इतनी रिक्वेस्ट करी, सिर्फ दब के करवा रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ध्यान। डॉक्टर सुनील राणा और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम बिना किसी देरी के सीधे अपने विशेषज्ञों के पास ही चलते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इस दौर में जबकि अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं, तमाम जरूरत की जो भी सामग्रियां हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, दवाएं हैं, वैक्सीन है, उनकी तमाम सप्लाई के बावजूद भी वो कम पड़ रही हैं। ऐसे में सबसे बेहतर चीज ये कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, लंग्स को मजबूत करें, फेफड़ों को मजबूत करें, खुद भी तमाम कुछ कोशिशें
कोशिशों और प्रयासों से जिससे हम इस क्रिटिकल स्थिति को अवॉइड कर सके। क्या वो कुछ आप एक्सरसाइज, वो तमाम बातें हमारे दर्शकों को बता पाएंगी जिनसे हमारे दर्शक घर पर ही अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज करें, अपने लंग्स को मजबूत करें और कोरोना के शिकार, गंभीर रूप से शिकार होने से तो एकदम ही बच जाएं? बिल्कुल, देखिए अक्सर जब हम नॉर्मली रूटीनली जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स के सारे हिस्से होते हैं वो एक्सपैंड नहीं होते हैं। तो कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो अच्छे से एक्सपैंड नहीं होते और इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की आवाजाही कहें या जो सर्कुलेशन ऑफ एयर है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम लंग एक्सरसाइजेस करें तो बहुत सारे हमारे लंग के ऐसे हिस्से हैं जो खुलेंगे और उनमें अच्छी हवा पहुंचेगी और जो वहां पर अगर वायरस या कीटाणु कोई जमा होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको हम क्लियर कर पाएंगे। इसलिए पहली बात जरूरी है कि हमें गहरी सांस अंदर लेनी चाहिए, उसे हमें थोड़ी देर रोकना चाहिए जितना कि हम रोक सकते हैं और उसके बाद हमें उसे धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। ये प्रक्रिया खास तौर से लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या जो लोग बहुत बड़े बुजुर्ग हैं वो इसको थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि सांस घुट रही है या ज्यादा देर होल्ड ना करें, थोड़ी कम देर होल्ड करें। वहीं आप देखिए इंटरनेट पे और तरह तरह की बहुत सारी लंग एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपको ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप वहां से देख करके भी सीख सकते हैं। लेकिन 3 चीजें मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगी जो रोचक भी है, बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, बड़े बुजुर्गों को भी इंटरेस्ट आएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या इसे करने में हमें कोई असुविधा हो रही है या हम बोर हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज है ये गुब्बारा, जो कि बहुत आसानी से हम लेकर के आ सकते हैं और बच्चे भी, बड़े बुजुर्ग भी और घर के सभी लोग इसे एक एक्टिविटी की तरह ले सकते हैं और कुछ देर के लिए सब लोग अगर थोड़े गुब्बारे फुलाएं तो उससे हमारी लंग्स जो है वो बहुत अच्छी एक्सपैंड होती है। दूसरी बहुत अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है मोमबत्ती, जो ये भी आसानी से सबके घर में होती है। अगर हम 2 फीट की दूरी पे 7-8 मोमबत्तियां रखें और उनको इकट्ठे बुझाने की कोशिश करें, ये कोशिश करें कि हम सबको एक फूंक में बुझाएं, तो ये प्रैक्टिस भी अगर हम करें तो हमारी लंग्स इससे स्ट्रांग होती है। तीसरी बहुत आसान चीज जो सबके घर में उपलब्ध है वो ये है टम्बलर्स, जिसमें स्ट्रॉ लगी हुई होती है। तो अगर हम इसमें आधा पानी भर के और इसमें जो है स्ट्रॉ से बुलबुले उठाएं तो ये भी हमारे लंग्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बच्चों को मजा भी आता है इसको करने में और बड़े बुजुर्ग भी बिना किसी कठिनाई या परेशानी के इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल घर में फॉल हो रहा है, ये एक्सरसाइजेस तो आप रूटीनली कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का घर में ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है तो पहले पैनिक नहीं हो। पैनिक होने से हम और भी ज्यादा हमारे हाथ पैर फूलते हैं और हम अफरा तफरी में उल्टे काम करते हैं, इसकी बजाय कि हम सही काम करें। पहली बात तो हमें उस व्यक्ति को उल्टा लिटाना है, पेट के बल लिटाना है, गहरी सांसें दिलानी है, क्योंकि कई लोगों में हम देख रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। तो अगर आप 20-30 मिनट उल्टे लेटते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उसके अलावा आप किसी को स्टीम दे सकते हैं या अगर आपके घर में नेबुलाइजेशन की सुविधा है तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस व्यक्ति को नेबुलाइजेशन देते हैं तो उससे जो है ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। और हम ये देख रहे हैं इस वक्त कि बहुत सारे लोग हैं जो घर में ये छोटी सी प्रक्रिया करने से ही अपने ऑक्सीजन लेवल को उठा लेते हैं और घबराने परेशानी की बात नहीं रहती। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या बहुत मोटा व्यक्ति है जो पेट के बल नहीं लेट सकता तो वो अपनी करवट से लेट सकते हैं, सीधी या उल्टी करवट से लेटे, उससे भी ऑक्सीजन के उस लेवल्स में इंप्रूवमेंट आता है। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपने बहुत बेहतरीन उपाय बताए हैं। इन उपायों के साथ आदमी अपने को रिक्रिएट कर सकता है और इन उपायों के जरिए अपने फेफड़े मजबूत भी कर सकता है। मेरे साथ सचिन जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। सचिन, अपना सवाल पूछिए। सर, बेसिकली मुझे 17 दिन पहले मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बट सिम्टम्स मुझे अभी भी दिख रहे हैं अपने अंदर। लाइक जैसे थोड़ा सा मुझे खांसी वगैरह हो रहा है और स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है मेरा अभी भी। तो मैं अभी मुझे टेस्ट कराना चाहिए फिर से या फिर अभी होम क्वारंटाइन ही रहूं कुछ टाइम और? मैं आपको एक बात यहाँ पर अपने ही अनुभव से जो अब तक लोगों से सुन पा रहा हूँ सीधे कहूंगा, अगर 17 दिन पहले आप पॉजिटिव आए थे तो अभी आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन और ज्यादा बेहतर हमारे डॉक्टर ही राय देंगे। डॉक्टर राणा, क्या कहेंगे इनके लिए आप? जैसे को सांस फूल रहा था या फीवर था या इनको खांसी थी और ये सबसाइड हो गए हैं। अगर इन सिम्टम्स को सबसाइड हुए 24 आवर्स से ज्यादा हो गए हैं तो मोस्ट लाइकली ये दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। बट सेफर साइड होने के लिए हम क्या बोलते हैं कि 24 आवर्स होने के बाद, सिम्टम्स के सबसाइड होने के 24 आवर्स बाद
हम उनको वेट करा सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट पर डाल सकते हैं। ये चहलकदमी कर सकते हैं, घर के अंदर घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करके। इनको डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि इनको एक और टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव हो गए हैं और इनको कोविड-19 के लक्षण जो है, प्रॉपर जो बेसिक लक्षण है वो नहीं है इनमें। जो एक कफ है, जो है ड्राई कफ की कंप्लेंट करते हैं, ये कुछ देर तक रह सकती है और थकान, फटीग रह सकती है कुछ देर के कोविड खत्म होने के बाद भी। उसके लिए कुछ नहीं करें, खुला पानी पिए, अपने अगर ये मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं उसको लेते रहे। और अगर इनके लिए ड्राई कफ आ रही है तो ड्राई कफ के लिए सिंपल से लोजेंजेस आते हैं, कफ लोजेंजेस, उनको लेते रहे। और बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है इनको। घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जैसा डॉक्टर सुनील राणा बता रहे थे, कतई मत घबराइए, अपने को हाइड्रेट रखिए, जूस लीजिए, फल लीजिए, तमाम चीजें, क्योंकि आपको काफी लंबा वक्त हो गया है। इसलिए डॉक्टर सुनील राणा का यह कहना है कि अब आप में कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं है। लेकिन डॉक्टर राणा, ये जो जिस तरह के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा अमूमन कोविड से रिकवर होने के बाद लोगों में ऐसे जैसे आफ्टर शॉक्स आते हैं भूकंप के बाद, उस तरह से इस तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं क्या? ये अनकॉमन नहीं है कि जब कोविड का जो, हम कोविड को ऐसे देख सकते हैं ना कि एक तो एक्टिव फेज ऑफ कोविड हो, जब एक्टिव सिम्टम्स आपके पास आते हैं। जब एक्टिव सिम्टम्स खत्म होने लगते हैं, जैसे फीवर सबसाइड कर गया या ब्रेथलेसनेस नहीं हुई या इवन मॉडरेट सिम्टम्स थे उनके, वो सबसाइड करने लगे, उसके बाद भी कुछ देर तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं। और ये अनकॉमन नहीं है। कुछ लोगों में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग टाइप रहता है, उनको लगता है कि जैसे उनको याद नहीं रह रही चीजें, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। और कुछ लोगों में परसिस्टेंटली थकान रहती है, उनको वीकनेस लगती है कि उनमें काम करने की क्षमता कम होगी। कफ एक बड़ा कॉमन सिम्टम है, कफ भी बड़ी देर तक रह सकता है। बट ये सारे सिम्टम्स जो है ये थोड़ी देर रह सकते हैं, बट ये तंग करने वाले नहीं होंगे, इन द सेंस कि ये कोविड-19 के लक्षण नहीं है। पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको हम लॉन्ग कोविड का एक एस्पेक्ट मानते हैं, और इनसे डरना नहीं है। इससे कतई डरना नहीं है। सचिन जी, आपको एकदम सही सलाह इस वक्त मिली है। और आप अगर ये प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं तो डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने जो उपाय बताए लंग्स की एक्सरसाइज के, वो भी आप घर पे बैठे कर सकते हैं। आप कोविड-19 के अभी शिकार नहीं है, लेकिन कुछ दौर बीता है, कुछ अपने को इम्यून कीजिए, मजबूत कीजिए, और डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसे फॉलो जरूर कीजिए। मेरे साथ बीएस गुप्ता साहब रोहिणी से जुड़ गए, उसी दिल्ली से जहां पर तमाम मामले आ रहे हैं। बीएस गुप्ता साहब, सवाल पूछिए। सर, मैंने 3 अप्रैल को कोवैक्सीन का टीका लगवाया था ESI हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद 4 तारीख को मेरे को टेम्परेचर हो गया 100 और जुकाम, खांसी और बलगम ये आने लग गया। तो फिर मैं हेल्पलाइन पे 1075 पे फोन किया, उन्होंने कहा 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद में ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन नहीं गया ये, तो उसके बाद हॉस्पिटल गया मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया, नेगेटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद डॉक्टर ने वहां पे एडवाइस किया कि सिटी स्कैन करवा लो। सिटी स्कैन करवाया, उसमें जो लंग्स में, हेलो जी बोलिए बोलिए, तो थोड़ा सा उन्होंने निमोनिया बताया कि निमोनिया है आपके थोड़ा सा लंग्स में। और उन्होंने कहा कि ये दवाइयां लीजिए, आप भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए, एंटीबायोटिक की दवाइयां लिख दी और जो A to Z विटामिन वगैरह लिख दिए, वो मैं ले रहा हूँ 5-7 दिन से। लेकिन मेरे को 20 दिन के ऊपर हो गया, मतलब 4 तारीख से बुखार था और ये सब कुछ करा लिया टेस्ट वगैरह, लेकिन मेरा बुखार 100 से कम नहीं जा रहा है। तो और वीकनेस आ गई है, तो मेरे को क्या करना चाहिए सर? ठीक है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपने सुना इनको सलाह दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसे इनके लंग में इन्फेक्शन है और उस वजह से कई बार हम ये देख भी रहे हैं इस बार कोरोना की सेकेंड वेव में कि बुखार ठीक होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। पिछली बार बुखार जल्दी ठीक हो जा रहा था लोगों का, इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, प्रोलॉन्ग्ड लग रहा है फीवर ठीक होने में। लेकिन जरूर इनको अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह होते हैं जो इनके टेस्ट होने चाहिए, और जो भी इनके डॉक्टर हैं उनसे इनको संपर्क करना चाहिए ताकि जो ट्रीटमेंट है उसको और ऑप्टिमाइज किया। अगर जरूरत लगती है कि कोई और चीज इनको ऐड करने की जरूरत है ट्रीटमेंट प्रोफाइल में, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं और वो उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं उनको देख करके डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर होता है और लंग में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो हम नेबुलाइजेशन, स्टेरॉइड्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर स्वाति, मैं एक सवाल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। क्या इनको ये कहना ठीक रहेगा कि ये कोविड के किसी भी खतरे में नहीं है? देखिए, कोविड का निमोनिया तो इनके सीटी स्कैन में आया ही है। अब जरूर ये लग रहा है कि
कोई ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है, और अगर इनका ऑक्सीजन लेवल भी ये मेंटेन कर पा रहे हैं तो जरूर समय की थोड़ी मियाद है और समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है तो जरूर इन्हें डॉक्टर से संपर्क एक बार कर लेना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम मिस आउट कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका फीवर परसिस्ट कर रहा हो। तो वो जरूर जो है एक बार इनको अपने डॉक्टर से संपर्क करके क्लियर हो जाएगा। लेकिन परेशान नहीं हो, जैसे मैं कह रही हूँ इस बार हम सेकेंड वेव में थोड़ा लंबे समय तक फीवर को आते हुए देख रहे हैं और ज्यादा हाई ग्रेड फीवर भी इस बार हम देख रहे हैं अगर हम बात करें पिछली बार वाली वेव। जी डॉक्टर बीएस गुप्ता साहब, आपको जवाब मिल गया होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स का यह मानना है कि आप कोविड के खतरे में नहीं हैं, लेकिन आप लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। निमोनिया की बात है जो आपके दूसरे टेस्ट में सामने आई है, तो परेशान कतई मत हो। टीका आपको लग चुका है, वैक्सीनाइजेशन हो चुका है, यानी कोविड का खतरा अब आपको उस घेरे में नहीं लेगा। आप किसी भी तनाव में ना रहें, चिंता मुक्त रहें, घर पर रहें, तमाम प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। डॉक्टर सुनील राणा, हम लगातार बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कोविड के इस पीरियड के दौरान, लेकिन मैं सवाल आपसे दूसरा पूछूंगा और हमारे दर्शक शायद उस पर ध्यान दें, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक आज की डेट में ना थोड़ा सा एक तो पैनिक सेट इन कर गया है, क्योंकि हुआ क्या है कि बहुत छोटी ड्यूरेशन में, मतलब आप सोच लो 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर हमने बहुत सारे ज्यादा केसेस देखे, नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो पैनिक एक सेट इन हो गया है जिसकी वजह से हम बहुत डरे हुए हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि पैनिक मत करिए। अगर आप पैनिक करेंगे तो ये जो सिचुएशन आज की डेट में खराब हुई है उससे ज्यादा खराब हो जाएगी आपके पैनिक होने की वजह से। दूसरा जो डर आज की डेट में लोगों में आया वो है कि क्या ये जो सेकेंड वेव है ये इस वजह से है कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ गए हैं और म्यूटेंट स्ट्रेन्स के लिए हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज है वो इफेक्टिव नहीं है, वैक्सीनेशन उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, जो अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो दूसरे लोगों को ये समझना होगा कि चाहे ओरिजिनल वायरस था जिसको हम जो वुहान से आया था, या उसके म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए हैं, चाहे वो बहुत इफेक्टिव नहीं है या बहुत मारने की क्षमता नहीं है या कम है, उन सबसे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहे, चाहे आप वैक्सीनेटेड है या नहीं है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं। अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं, पेशेंस रखते हैं, डरते नहीं है, पैनिक में नहीं आते हैं, तो आप इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। 4 मेन मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर्स है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। एक तो सरकार है जो जैसे ऑक्सीजन को लेकर ही उन्होंने अप्रोप्रिएट एलोकेशंस किए, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं। दूसरा इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि वो पैनिक ना हो जाए। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को कैसे रैशनलाइज करे, लोगों को सही मात्रा में मिले, जिसको जरूरत है उसको मिले। और बाकी इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी अपने दायित्व में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो सारे इस एफर्ट को पुश करे कि हम लोग सब इस महामारी से लड़ने के लिए जूझते रह पाए और जीत जाए इस महामारी को। 4 ऐसे फैक्टर्स बताए डॉक्टर सुनील राणा ने कि हमको सरकार से उम्मीद है, सरकार काम कर रही है, लोगों को अपने बिहेवियर को जो ढीले पड़ गए थे उसे अभी स्ट्रिक्ट रखना है, अभी टाइट रखना है। कोरोना कहीं गया नहीं है, कोविड-19 अभी भी मौजूद है, वायरस हर कहीं है, हम अपने बिहेवियर से उस वायरस को दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र जो है उसे ऑक्सीजन या तमाम कमी की चीजों पर ध्यान देना होगा और साथ ही बाकी इंस्टीट्यूशन को भी मिलना होगा और एक यूनिट की तरह पूरे देश को रिएक्ट करना होगा। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने लंग एक्सरसाइज जो बताई आप अपने घर में कर सकते हैं। 2 फीट की दूरी पर तमाम मोमबत्तियां रखिए, बच्चों को कहिए कि उसे 2 फीट की दूरी से फूंक से बुझा कर दिखाएं। बच्चे भी इसमें थोड़ा सा मनोरंजन महसूस करेंगे, लेकिन जाने अनजाने बच्चे अपने फेफड़ों को मजबूत कर रहे होंगे और आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे। इन तमाम उपायों को लगातार अपनाइए। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो राय दी, जो सलाह दी वो हमारे दर्शकों तक पहुंची। हमारे दर्शक उन सबको फॉलो करेंगे। याद रखिए, डर से कुछ नहीं होने वाला, वक्त मुकाबले का है और मुकाबले के लिए प्रोटोकॉल के साथ तैयार रहना वक्त की मांग है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।